आप कह सकते हैं कि गलती चाइनीज का है, आप कह सकते हैं कि गलती राजपक्ष फैमिली की। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा होगा, लेकिन कम से कम मंत्री या अन्य सारे पदों पर काबिल लोगों को बिठाया जाता है। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जहां पर कोई गाड़ी नहीं चलती, एक ऐसा बंदरगाह जहां पे कोई जहाज नहीं रुकती, एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पे कोई प्लेन लैंड नहीं करती। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रियो भारत। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि जबकि मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। साथियों, श्रीलंका में जो पॉलिटिकल क्राइसिस, जो फूड क्राइसिस, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, इसके बारे में आप सबको ही वाकिफ हैं। आप कह सकते हैं कि गलती चाइनीज का है, आप कह सकते हैं कि गलती राजपक्ष फैमिली की है, लेकिन इसका बीज आज से 85 इयर्स पहले बोया गया था। 1936 में हम्बनटोटा जिले से एक व्यक्ति डीएम राजपक्षा पहली बार लोकल इलेक्शन में लड़ते हैं। लोकल इलेक्शन में लड़ने के बाद वो जीत जाते हैं और तभी से राजपक्ष फैमिली का एंट्री श्रीलंकन पॉलिटिक्स में होती है। 1936 से लेकर 1977 तक कंटिन्यूअस सर्विस रहता है ये लोकल पॉलिटिक्स में। उसके बाद लगभग 1977 से 1989 तक एक पॉलिटिकल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है राजपक्ष फैमिली का, लेकिन 1989 से और भी ज़्यादा पावरफुल होके और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के 1989 से पार्लियामेंट्री इलेक्शन के द्वारा राजपक्ष फैमिली की एंट्री होती है श्रीलंकन पॉलिटिक्स में दोबारा। और ये एंट्री इतना खतरनाक था कि 1989 से लेकर आज 2022 तक राजपक्ष फैमिली का पकड़ श्रीलंकन पॉलिटिक्स में पूरी तरह से है। जहां पे राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा होगा, लेकिन कम से कम मंत्री या अन्य सारे पदों पर काबिल लोगों को बिठाया जाता है। लेकिन श्रीलंकन केस में ये दूसरा है। ये पूरी तरीके से एक परिवार तंत्र है, जहां पर आप देख पाइएगा प्रेसिडेंट जो है गोटाबाया राजपक्ष वो हैं, उनके छोटा भाई जो है महिंदा राजपक्ष वो प्रधानमंत्री हैं, उनके भी एक छोटे भाई वो खेल मंत्री हैं, एक और भाई वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हैं, कोई और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है। यानी कि एक ही परिवार के अंदर पूरा एकदम जलसा बिठा के रखा है। बस पॉलिटिकल पावर पे ही नहीं, यहाँ तक अन्य सारे सरकारी इदारों में भी जो हायर पोस्ट है वहां पर भी राजपक्ष फैमिली के ही मेंबर या फिर दूर के रिलेटिव वो लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ? आज से लगभग 15 साल पहले 2007 में हम्बनटोटा जिले में एक पोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया गया। अच्छा भाई, पोर्ट बनाने के लिए चाहिए होगा पैसा। अब पोर्ट बनाने का जो प्रस्ताव है, फंड के लिए श्रीलंकन परिवार यानी कि राजपक्ष परिवार तंत्र ही बोलेंगे इसलिए परिवार से ही मैं समझा रहा हूं। ये राजपक्ष परिवार जो है, श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है, ये सबसे पहले ये अर्जी लेकर गया यूएस के पास। यूएस ने भाई साफ मना कर दिया कि यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा नहीं, तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं करने वाले। फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट आया इंडिया के पास। भारत ने भी साफ तरीके से इसको नकार दिया। जहां पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां आपका आरओआई जीरो है, वहां पे आप इन्वेस्ट क्यों करोगे? फिर पहुंचे भाई लोग चाइनीज के पास। चाइना तो बैठा ही हुआ है बीआरआई लेके, बीआरआई यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव। आप देख पाइएगा दोस्तों, चाइनीज बैंक, चाइनीज डेवलपमेंट बैंक या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसी देश को लोन देती है जो देश बाद में उस लोन को चुका नहीं पाएगी। अफ्रीकन कंट्री, पाकिस्तान, श्रीलंका। चाइनीज आर्मी चाहता ही है कि मेरा लोन वापस ना आए। ठीक है, पहली बार $307 मिलियन का लोन लिया गया हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए 2007 में। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था नहीं। अब पोर्ट का मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट है, तो उसको चुकाने के लिए फिर $757 मिलियन का फिर कर्ज लिया गया। ठीक है,
अब इस जो लोन था सेकेंड, दूसरी बार जो लोन था $757 मिलियन, इसका टर्म्स एंड कंडीशन बड़ा खतरनाक है भाई। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस लोन अमाउंट को आप अपना जो दूसरे जो खर्चे हैं आप उसमें यूज नहीं कर सकते। पर्सनल जो आपका जो स्टेट एक्सपेंडिचर जो है, आपका जो फॉरेन एक्सपेंडिचर जो है, उस पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा भाई लोग, एक लोन लेके नहीं रुके यहां पर। हम्बन-टोटा पोर्ट तो इन लोगों ने बनाया, दूसरा क्या किया इन लोगों ने? कोलंबो में एक एक्सप्रेसवे बना डाला। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जहां पर कोई गाड़ी नहीं चलती, एक ऐसा बंदरगाह जहां पे कोई जहाज नहीं रुकती, एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पे कोई प्लेन लैंड नहीं करती। मट्टाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरलाइंस का कहना है कि इंटरनेशनल तो दूर की बात, जो इंट्रास्टेट जो एयरलाइंस है वो भी यहां पर लैंड करने के लिए तैयार नहीं। कारण क्या है? कारण यही है दोस्तों कि ये एयरपोर्ट बनाया गया है एक वीरान एक जंगल के अंदर। आपको देख कर ये साफ साफ लगेगा कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, यानी कि जो राजपक्षा परिवार है, वो चाहते ही नहीं कि यहां से कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो। ना हम्बन-टोटा पोर्ट में, ना आपका एक्सप्रेसवे में, कोलंबो एक्सप्रेसवे में, ना आपका राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। कारण क्या है? क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट का ये एक मोटिव आप साफ साफ समझ पाइएगा कि ये पोर्ट्स, ये एक्सप्रेसवे जस्ट एक दिखावा है, हाथी के दांत, दिखाने के कुछ खाने के कुछ। ये बस एक दिखावा है, दिखाने के लिए पैसा अंदर आना चाहिए। ठीक हो गया बात? अब कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं, क्योंकि पैसा लेने वाला भी राजपक्षा फैमिली और टोकने वाला भी राजपक्षा फैमिली। क्योंकि हर एक सरकारी इदारों में भी राजपक्षा फैमिली के ही अपने लोग बैठे हुए हैं। तो प्रोटेस्ट करेगा तो करे कौन? अच्छा, आपका फिर सवाल आएगा, फिर श्रीलंकन कोई पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? श्रीलंकन पब्लिक प्रोटेस्ट इसीलिए नहीं किया, सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा भारत के अनेकों राज्यों में, जहां पर ठीक चुनाव के पहले ही बहुत सारे लुभावना स्कीम दिया जाता है स्टूडेंट्स को, परिवार को। बहुत कम कीमतों में इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम कीमतों में आपका चावल, खेती करने के लिए फ्री में खाद, यानी कि आपको हर एक फैसिलिटी दिया जाता है चुनाव के ठीक पहले। समझ रहे हैं आप? ये वही स्थिति है जो स्थिति आज श्रीलंका में बनी हुई है। अगर एक यूनिफिकेशन गवर्नमेंट नहीं होता भारत में, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होता, एक स्ट्रॉन्ग सोशलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं होता, तो भारत के लगभग 8 से 10 स्टेट्स का हालत श्रीलंका से भी बदतर होना था। एक यूनिफिकेशन गवर्नमेंट की वजह से, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से आज तक ये स्थिति हुआ नहीं, लेकिन कल को हो भी सकता है। अच्छा, वापस आते हैं श्रीलंका में। तो पहली बार इन लोगों ने क्या किया? $307 मिलियन का लोन लेके हम्बन-टोटा पोर्ट बनाया। ठीक है। फिर उसका मेंटेनेंस करने के लिए, लोन चुकाने के लिए फिर $757 मिलियन का लोन लिए। लेकिन लोन का टर्म्स क्या था कि इसको आप दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल लोन भी चुकाना है, दूसरे खर्चे भी करने हैं। तो उसके लिए 2008 में इन लोगों ने फिर से $1 बिलियन का लोन लिए। फिर से 2018 में फिर से इन लोगों ने $1 बिलियन का लोन लिए। धीरे धीरे चाइनीज लोन्स का आप देखिएगा, कोई भी कंट्री में, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री में हो, दिन ब दिन जैसे ही लोन का अमाउंट बढ़ता है, नेक्स्ट लोन का टर्म्स ज्यादा और हार्ड होते हैं और लोन का अमाउंट भी ज्यादा होता है। पहले इन लोगों ने लोन लिया $307 मिलियन का, दूसरी बार इन लोगों ने लोन लिया $57 मिलियन का, तीसरी बार $1 बिलियन का। ठीक हो गया बात? अगली बार ठीक 2020 में फिर इन लोगों ने लोन लिया $1.5 बिलियन का।
फिर लोन का, यानी कि लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए फिर लोन, फिर उसका लोन चुकाने के लिए फिर लोन। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये धीरे धीरे जो छोटा मुल्क है उसको धीरे धीरे जकड़ता जा रहा है। अच्छा, जैसे ही चाइनीज डेवलपमेंट बैंक को पता चला कि भाई यहां से तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ आ नहीं रहा, श्रीलंकन तो बड़े आए थे यहां पे, हक्का नूडल्स खा के गए थे कि यहां से इन्वेस्टमेंट आएंगे, रिटर्न्स आएगा। तो जैसे हम्बनटोटा पोर्ट से कोई रिटर्न आ नहीं रहा था, तो फिर श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंकन गवर्नमेंट, राजपक्ष फैमिली ने कंप्लीट पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पे चढ़ा दिया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, चाइनीज गवर्नमेंट को, चाइनीज कंपनी को। खाली पोर्ट ही नहीं, पोर्ट के साथ साथ पोर्ट के अगल बगल का जो इलाका था वहां पर भी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका भी लीज में दे दिया गया 99 साल के लिए। सोच के देखिए, यानी कि श्रीलंकन एक डिस्ट्रिक्ट का एक पोर्ट इंक्लूडिंग 15,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज अंडर चाइनीज कंट्रोल। श्रीलंकन कोई हक नहीं है वहां पर। 70% शेयर हम्बनटोटा पोर्ट का है चाइनीज गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे फॉरेन डेट बढ़ता जा रहा है, फॉरेन रिजर्व जैसे घटता जा रहा है, लगभग $51 बिलियन फॉरेन डेट हो चुका है, इन्फ्लेमेशन एकदम चरम सीमा पर है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, शौक भी इनका बड़ा मतलब अनोखा है। अचानक से जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उन लोगों ने अनाउंस किया कि हम लोग एकदम पूरे ऑर्गेनिक तरीके से एकदम खेती बाड़ी करेंगे, वर्ल्ड का एकदम पहला कंट्री बनेंगे, एकदम पूरा ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग पूरा अनाज उगाएंगे। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई प्लान नहीं था, डिक्लेयर कर दिया, बैन कर दिया सारे खादों पर, जो केमिकल्स जो होते हैं सारे बैन लगा दिया गया। अचानक से एक कंट्री जो सेल्फ सफिशिएंट था फूड ग्रेन्स के मामले में, कंप्लीटली डिपेंड हो चुका दूसरे देशों पर। अब वो भी फॉरेन रिजर्व से मंगाना होगा। अब फॉरेन रिजर्व आपके पास है नहीं, तो रोटी नहीं है, तेल नहीं है, दूध नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले ही कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्ष, वो रिजाइन करके भाग चुके। जो लोकल एमएलएज हैं, एमपीज हैं, सड़क पे घसीट के मारा जा रहा है, एमएलए एमपीज के घर को जला दिया जा रहा है, तोड़फोड़ करी जा रही है। और हाल ही में जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, पब्लिक वहां भी घुस गए, प्रेसिडेंशियल एकदम रूम में घुसे, वहां पर बेड में बढ़िया से सोए, स्विमिंग पूल में नहाए, तोड़फोड़ करे वहां पर जाकर पब्लिक ने। और यह सुनने में आया कि जो प्रेसिडेंट हैं वो भी भाग गए दुबई। 1-2 दिन में शायद वो रेजिग्नेशन दे देंगे और नए प्रेसिडेंट जो है वो ओथ ले लेंगे। लेकिन सॉल्यूशन वहां पर नहीं है, सॉल्यूशन वहां पर था ही नहीं कभी। गलती श्रीलंकन गवर्नमेंट का जितना है, थोड़ा बहुत गलती श्रीलंकन पब्लिक का भी है। एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज ना होना, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी ना होना, एक परिवार के द्वारा, एक परिवारवाद के द्वारा, एक परिवार तंत्र के द्वारा पूरे देश को चलाना उतना ही खतरनाक है जितना एक हाथ में पेट्रोल लेके दूसरे हाथ में माचिस लेके खेलना। भारत के बहुत सारे राज्यों में, 8 से 10 राज्यों में आपको ऐसा चीज देखने को मिलेगा। कहीं पर आप देख पाइएगा किन्हीं का पिता चीफ मिनिस्टर थे तो ऑटोमेटिकली पूरे सत्ता जो है उनके बेटे के नाम, किन्हीं का बुआ चीफ मिनिस्टर थे या हैं, ऑटोमेटिकली उनका भतीजे के नाम सब कुछ। तो ये जो परिवारवाद चल रहा है पूरे देश भर में, ये भी खतरनाक है। भारत में 8 से 10 राज्यों में ऐसा है, लेकिन और उसका बर्डन जो है आप देख पाइएगा बाकी राज्यों में पड़ता है जाकर। आपके पास ये सामने है कि किन किन राज्यों के हालात क्या हैं आज के डेट पर।
हर कोई आज भारत के दूसरे तरफ जा रहे हैं काम के लिए। वोट बैंक के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर लुभावना स्कीम दिया जा रहा है, सस्ते स्कीम दिए जा रहे हैं, मुफ्त में चावल दिए जा रहे हैं, मुफ्त में अनाज दिए जा रहे हैं, मुफ्त में पैसा दिया जा रहा है विदाउट एनी कॉज। क्लब में डोनेशन दिए जा रहे हैं, फ्री में पैसा बांटा जा रहा है। क्यों? भाई वोट आ जाए। लेकिन वो लोग ये भूल रहे हैं कि यही गलती राजपक्षा फैमिली एक बार कर चुकी है और श्रीलंका आज खाई के किनारे खड़ा है। आज पूरे श्रीलंकन अवाम मरने पे उतर आया है। जहां पे बच्चों के पास निवाला नहीं है, स्टूडेंट के पास एजुकेशन नहीं है, घर में बिजली नहीं है, गैस नहीं है। तो मेरे देशवासी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स के इन लुभावने स्कीम में पढ़कर आप अपना कीमती वोट जो है वो ज़ाया मत कीजिए। आप आज का मत सोचिए, आप सोचिए कि आज से 50 साल बाद कौन सा पार्टी है जो आपके देश को एक अच्छी जगह पर पहुंचाएगी। वो कौन सा दल है जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर के लिए काम कर रही है। आप उसी को वोट दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।